हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो है बहुत ही अच्छा है, प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन क्या टॉपिक होता है ज़रा समझिए। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ये जो प्रपोजिशन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्री, दूसरा है पोजीशन। पहला है प्री, दूसरा है पोजीशन। अब यहाँ पर प्री का मतलब समझिए। प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। ऐसा शब्द जो किसी के पहले आता है, किसी के पहले आता है। अब किसी के पहले किसके पहले आता है, यानी कोई भी जो वर्ड होगा उससे पहले आएगा। तो किसके आएगा, देखो मैं आपको बता देता हूं। बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी ये जो प्रपोजिशन है वो जो शब्द होगा जिसके पहले आएगा वो दो ही शब्द होंगे। एक तो होगा नाउन और दूसरा होगा प्रोनाउन। कहने का मतलब है अगर कोई प्रपोजिशन यूज हुआ है, प्रपोजिशन यूज हुआ है तो ये इसके बाद या तो कोई नाउन होगा या होगा प्रोनाउन। ये दो से ही पहले आ सकता है, या तो वो होगा नाउन या प्रोनाउन। तो उसके नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले प्रपोजिशन आता है। क्या आता है, प्रीपोजिशन। तो बात समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि देखिए प्रपोजिशन जो शब्द है ये आप लोगों को एक डेफिनेशन के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा और आपको मैं बता देता हूं कि इसमें से अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको समझते हुए चलिएगा। और आप लोग देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो क्या होता है। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन जो होती है, प्रीपोजिशन is a word that relates the position of a word to another word. Preposition is a word that relates the position of a word to another word. किसी एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स का रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है, रिलेट करता है। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, इसलिए इसका नाम हम रिलेटिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। इसे हम ये भी कह सकते हैं प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। जैसे कंजंक्शन होता है जॉइनिंग वर्ड, ऐसे ही प्रीपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड। तो हम इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन को इस तरीके से हम यूज करते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। क्लियर हुआ। तो मैंने यहां पर इसको फुल डेफिनेशन बता दी और शॉर्ट में डेफिनेशन ये बता दी। आप दोनों में से किसी एक को भी आप यूज कर सकते हो। अब यहां पर बात आती है कि देखिए प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है, लेकिन ये रिलेट किससे करता है आप हम समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि ये रिलेट किससे करता है। तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, तो उन एग्जांपल्स को आप समझिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल्स कहा, अमन केम इन द रूम। दूसरा देखिए, वी फाउंड दिस बॉय
suitable for this job. थर्ड देखिए, अमन came in the room, met the students. अमन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, अमन met रोहन in the school. अमन met रोहन इन द स्कूल। अब ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने दिए हुए हैं, अब आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रीपोजिशन वर्ड है ये किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है और ये रिलेट करता है किस किस को कर सकता है। वो ये कर सकता है, देखिए, एक वर्ब को, एक नाउन को, एक प्रोनाउन को। अगर नाउन को करता है तो प्रोनाउन को भी करेगा, और एक एडजेक्टिव को। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव को रिलेट करता है, किससे करता है? दूसरे वर्ड नाउन या प्रोनाउन को। अब देखिए, सेंटेंसेस के माध्यम से हम चीजों को समझेंगे कि ये कैसे रिलेट करता है। तो देखिए, सबसे पहला देखिए, अमन केम इन द रूम। तो देखिए, ये मेरी वर्ब है, अमन मेरा एक सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। अब देखिए, इन द रूम। अब मैंने आपसे कहा कि जो इन है ना, वो एक प्रपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन जो है वो मेरा किससे आया है? अब मेरा केम है, तो अमन है, केम कहां पर आया? रूम में आया। कहां पर आया? रूम में। तो इन जो है ये पूरे वर्ड्स को दिखाता है जिसका रिप्लाई मिलता है वेयर का। अमन कहां पर आया? तो रूम में आया। तो इन जो है वो किसको रिलेट कर रहा है? एक केम को रिलेट कर रहा है। और किससे रिलेट कर रहा है? रूम से रिलेट कर रहा है। तो ये केम क्या है? एक वर्ब है, और रूम एक नाउन है। तो हमने आपको बताया कि इनका ये रिलेशन दिखा रहा है रूम का और केम का। प्रपोजिशन के बाद नाउन होगा या प्रोनाउन। उससे पहले प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन से पहले या तो वर्ब होगा, या नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा। तो इससे पहले, प्रीपोजिशन से पहले क्या है? केम, जो एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। तो वर्ब का रिलेशन दिखा रहा है नाउन से। किससे दिखा रहा है? नाउन से। नेक्स्ट देखिए, वी फाउंड दिस बॉय। ये मेरा वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है। वी फाउंड व्हाट, हुम, किसको? दिस बॉय। यहां पर ये मेरा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, सुइटेबल एक मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। सुइटेबल क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब इसके बाद देखिए, फॉर मेरा प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रीपोजिशन के बाद पहले क्या दे रखा है, तो सुइटेबल एक मेरा एडजेक्टिव है। जो सुइटेबल कौन है? सुइटेबल किसके लिए है? इस जॉब के लिए, है ना। ये जो लड़का है वो सुइटेबल किसके लिए है? इस जॉब के लिए। तो जॉब मेरा एक नाउन है जो एक एडजेक्टिव को बता रहा है। किसके लिए? जॉब के लिए। तो अब ये बताइए कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने जो वाला वर्ड होता है, वो हमारा क्या होता है? किसको क्वालिफाई करेगा? यानी एडजेक्टिव को।
तो हमारा यहां पर क्या है, ये एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, यानी रिलेशन दिखा सकता है नाउन या प्रोनाउन में। अब यहां पर ये तो वर्ब का दिखा रहा था, यहां पर क्या था, प्रीपोजिशन से पहले क्या था, एक वर्ब थी, लेकिन यहां पर प्रीपोजिशन से पहले क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का रिलेशन किससे दिखाएगा, नाउन से दिखा सकता है, प्रोनाउन से दिखा सकता है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन से पहले क्या है, ये एडजेक्टिव है। दूसरा देखिए, अमन इन द क्लास मेट द स्टूडेंट्स। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में अंतर है। तो देखिए मैंने कहा अमन इन द क्लास, अमन इन द रूम, अमन इन द क्लासरूम, है ना, अमन इन द स्कूल, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। तो अमन देखिए यहां पर ये क्या है, इन प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन से पहले क्या आया है, नाउन आया है। तो मैंने आपको बताया था कि किससे रिलेशन दिखा सकता है, नाउन से भी दिखा सकता है। तो देखिए अमन इन द रूम मेट द स्टूडेंट्स, अमन क्या किससे मिला, स्टूडेंट से मिला, कहां पर, रूम में। तो यहां पर जो इन है ना, वो एक नाउन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, एक नाउन को दिखा रहा है। तो यहां पर ये नाउन का रिलेशन दिखा सकता है, वर्ब का रिलेशन दिखा सकता है, और एडजेक्टिव का रिलेशन दिखा सकता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं अमन मेट रोहन इन द स्कूल, तो देखिए यहां पर स्कूल जो है वो क्या है, इन एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से पहले एक नाउन है ना, तो ये नाउन का रिलेशन दिखा सकता है। अब आप सोच रहे होगे सर प्रोनाउन का नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर मैं यहां पर रोहन की जगह पर अगर मैं ये कह दूं मेट, अमन मेट मी, अमन मेट मी इन द स्कूल, तो यहां पर मी एक प्रोनाउन है, मी एक प्रोनाउन है, और ये मेरा प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का रिलेशन मी से और स्कूल से दिखाया जा रहा है। जो अमन मुझसे मिला है वो स्कूल में मिला है, तो मी का रिलेशन स्कूल से दिखाया गया है, और इन प्रीपोजिशन है। तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड को रिलेट करना ही प्रीपोजिशन का कार्य होता है। तो प्रीपोजिशंस किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आ सकता है और रिलेट कर सकता है किसी भी वर्ब को, किसी भी नाउन को, किसी भी प्रोनाउन को, किसी भी एडजेक्टिव को। अब मैं आपसे एक बात कहूं, अमन केम इन द रूम, अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये पूरा वर्ड क्या है, तो एक ये फ्रेज है, क्या है, ये फ्रेज है। तो अमन केम कहां पर आया, तो वेयर का रिप्लाई मिल रहा है, इसलिए यहां पर ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये दो से, एक दो तीन शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हैं। एडवर्बियल फ्रेज, इसे हम एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हैं। वी फाउंड दिस बॉय सुइटेबल फॉर दिस जॉब, तो देखिए यहां पर क्या है, सुइटेबल किसके लिए था, वो जॉब के लिए, किसके लिए, जॉब के लिए। तो देखिए ये भी फ्रेजल वर्ब है, यहां पर ये फ्रेजल वर्ब है, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे फ्रेज है फॉर दिस जॉब, ये भी एक फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है। यहां पर देखिए इन द रूम, ये भी एक फ्रेज है, इन द स्कूल, ये भी एक फ्रेज है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रीपोजिशंस किसी भी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उसको रिलेट कर किसके साथ करता है, किसी भी वर्ब से, किसी भी नाउन से, किसी भी प्रोनाउन से, और किसी भी एडजेक्टिव से। बात क्लियर आ गई। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को बता दूं कि ये आखिर हमें प्रीपोजिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर ऐसा सेंटेंस में हम लोग क्यों ऐसा यूज करते हैं कि हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, हमें नीड पड़ती है, नीड होती है। तो अब मैं आपको इसके समझाऊंगा कि हमें प्रीपोजिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जरा देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको लिखूंगा, कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, उनसे आप देखिएगा कि आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो वर्ब होती हैं वो दो होती हैं, एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को समझने की कोशिश करिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, इनको ऑब्जेक्ट की कोई नीड ही नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, यहां पर क्या होगा, यहां पर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, इसे ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा आई enjoyed the party, I enjoyed the party। दूसरा सेंटेंस लिखा I enjoyed in the party, I enjoyed in the party। अब आप देखिए यहां पर मैंने पहले सेंटेंस में लिखा I enjoyed the party। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब भी कभी भी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए मुझे वर्ब से रिप्लाई करना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा व्हाट से और whom से। अगर इनसे मुझे क्वेश्चन मिलता है तो वहां पर ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो जो वर्ब होगी वो हमेशा ही ट्रांजिटिव वर्ब होगी। देखिए यहां पर अगर मैं आपसे कहूं आई इंजॉयड द पार्टी, आई इंजॉयड द पार्टी, तो मैंने इंजॉय पार्टी को किया, तो मैंने क्या इंजॉय किया, पार्टी। आई इंजॉयड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मिला यहां पर आई इंजॉयड व्हाट, तो मैंने क्या किया, पार्टी इंजॉय किया। अब देखिए यहां पर आई इंजॉयड इन द पार्टी, आपको मैं बता दूं कि आई इंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय किया, लेकिन किया क्या, इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट को लेकर आती है। तो मैंने कहा आई इंजॉयड व्हाट, आई इंजॉयड whom, मैंने किसे इंजॉय किया। अब यहां पर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या है, ये इंजॉय का ऑब्जेक्ट कहां है, तो इंजॉय का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो यहां पर मैं लगा दूंगा, इसके लिए यहां पर मैं माई सेल्फ का यूज करूंगा। जो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने ये चीज बताई थी कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमेशा ही अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए, जो ट्रांजिटिव होती हैं उनको ऑब्जेक्ट चाहिए। क्लियर हुआ। जैसे मैं अगर आपसे कहूं आई एट इन द पार्टी, अब मैंने यहां पर कहा एट, ईट जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। आई एट व्हाट, मैंने पार्टी में खाया क्या, तो कोई मुझे ऑब्जेक्ट की नीड है, तो क्या है, अब मैं यहां पर कोई मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने आपसे कहा कि मैंने पार्टी में आई एट डोसा, तो आई एट डोसा, तो आई एट डोसा इन द पार्टी, तो यहां पर ये डोसा मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो एट जैसे ही मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऐसे ही हमें यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए एक सेंटेंस और समझिए, अगर मैं आपसे यह कहूं ही किल्ड ऑफ अ मैन, ये सेंटेंस मैंने दिया है, ही किल्ड ऑफ अ मैन। अब देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं ही मेरा एक सब्जेक्ट है, किल्ड मेरा एक वर्ब है, ही किल्ड whom, मैंने मार दिया किसे, ही किल्ड whom, तो आपको सीधा सा रिप्लाई मिला ही किल्ड अ मैन, मैंने एक आदमी को मार दिया। ही किल्ड अ लॉयन, मैंने एक लॉयन को मार दिया। ही किल्ड अ बर्ड, मैंने एक चिड़िया को मार दिया। तो यहां पर ही किल्ड अ बॉय, उसने क्या कर दिया, ही किल्ड अ बॉय, उसने क्या किया, एक लड़के को मार दिया। तो यहां पर जब सीधा सा मुझे इसका रिप्लाई whom से मिल रहा है, तो मुझे क्या कोई प्रीपोजिशन की जरूरत है, मुझे किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, यहां पर प्रीपोजिशन जो है नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं ही डाइड रोहन,
डाइड रोहन। अब ये डाइड का मतलब होता है मरना। अब वो मरा, वो मर गया। अब रोहन, यहां पे तो मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो यहां पे क्या होगा, ही डाइड विद रोहन। यहां पे मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मुझे प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। ही डाइड विद रोहन, वो रोहन के साथ मर गया। तो यहां पे जो डाइड है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप लोगों को याद रखना कि जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन आएगा जब भी आपको इंट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी, और जब भी आपको ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो प्रीपोजिशन उस वर्ब के बाद नहीं होना चाहिए, और इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो प्रीपोजिशन उसके बाद निश्चित रूप से मिलेगा, होना ही चाहिए। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कब हम लोग इस चीज को लगाते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, द टीचर टॉट इन द क्लास। अब देखिए, द टीचर टॉट इन द क्लास। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टीचर ने क्लास में पढ़ाया। और मैं आपको बता देता हूं कि टीच जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। टीच जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आती है। तो अब मैंने उस टीचर ने क्लास में पढ़ाया क्या, कोई तो सब्जेक्ट होगा, कोई तो टॉपिक होगा, कोई तो लेक्चर होगा। तो वहां पर हमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म है, टॉट पास्ट फॉर्म है, तो यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्या है? द टीचर टॉट इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, वॉटएवर। तो द टीचर टॉट इंग्लिश इन द क्लास। टीचर ने क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाई और क्लास में। तो ये इसलिए हमें यहां पर किस चीज की जरूरत पड़ गई? ऐसे जरूरत पड़ी, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोग कहां पर। अब जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग इन द बेड। द बेबी इज स्लीपिंग इन द बेड। ये सेंटेंस दे रखा है आपके सामने, और मैंने आपसे कहा द बेबी इज स्लीपिंग इन द बेड। कहने का मतलब यह है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कभी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। तो यहां पर प्रीपोजिशन का आना निश्चित है। द बेबी इज स्लीपिंग इन द बेड। बच्चा कहां सो रहा है? बेड पर सो रहा है। कहां सो रहा है? बेड पर सो रहा है। तो यहां पर ये प्रीपोजिशन है। क्यों है? क्योंकि ये मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए। तो मैंने आप लोगों को ये समझाया कि हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन की जरूरत कब पड़ती है। जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब आती है तो प्रीपोजिशन लेकर आती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो उसमें ऑब्जेक्ट उसे चाहिए, और अगर नहीं है तो हम उसमें ऑब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस का पूरा सेंस कंप्लीट देगा, मीनिंग कंप्लीट देगा। तो इसलिए यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन का मैं एक लोग फंडा समझा रहा हूं आपको, ये बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, इसको अभी एडवांस पर लेके चलूंगा। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, प्रीपोजिशन के बारे में मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बता दिया है अभी भी कि 7 से 8 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। अगर मैं प्रीपोजिशन की कैटेगरी की बात करूं कि ये कितने टाइप से पूछा जाता है, तो प्रीपोजिशन 3 तरीके से पूछ सकता है। देखिए कैसे। अगर मैं आपसे ये कहूं, जो प्रीपोजिशन है वो 3 तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहले बेसिक प्रीपोजिशंस, दूसरा फ्रेजल प्रीपोजिशन,
और लास्ट है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो देखिए बेसिक प्रीपोजिशंस, फिक्स फ्रेजल प्रीपोजिशंस एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ये तीन तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि बेसिक प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं, तो बेसिक में आपको अगर मैं एक अंदाज बताऊं तो 10 में से 2 क्वेश्चंस पूछ लेता है और टाइम लेता है ज़्यादा। मान लीजिए इसको बेसिक प्रीपोजिशंस को खत्म करने के लिए 3 घंटे चाहिए, 3 आवर्स। और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं जो एडवांस में, ये जो होते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ये एडवांस्ड प्रीपोजिशंस के अंतर्गत आते हैं। इन्हें एडवांस्ड प्रीपोजिशंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडवांस्ड प्रीपोजिशंस बोल सकते हैं। और अगर मैं एडवांस्ड प्रीपोजिशंस की बात करूं तो एग्जाम में 10 में से 8 निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और जिनमें समय लगता है बहुत कम। तो ये चीजें फ्रेजल प्रीपोजिशंस और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है। यहां पर रेशियो अगर मैं निकालने की बात करूं तो एडवांस्ड प्रीपोजिशंस में 10 में से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 10 में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इनमें टाइम कम लगता है। अब मैं आपको बात करूं कि ये बेसिक प्रीपोजिशंस होते कौन कौन से हैं, तो एक नजर इन पर भी डाल लीजिए कि बेसिक प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो इन कह सकते हो आप, एट है, इनटू है, ऑन टू है, टू है, बाय है, अपॉन है, बिसाइड है, बिसाइड्स है, अराउंड है, राउंड है, बिटवीन है, एमंग है, एमंगस्ट है, विदिन है, विदाउट है, अक्रॉस है, ओवर है, एबव है, विलियो है, अंडर है, विलो है, अंडर है, विदाउट है, विद इन है ना। और देखिए विद है, विद है, विनीत है, विनीत हो गया। और आप जो भी याद देखिए, ये जितने भी होते हैं सब हमारे क्या होते हैं, ये बेसिक प्रीपोजिशंस होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक प्रीपोजिशंस होते हैं जो हम लोग इनमें, अब जैसे देखिए एक ऑफ है, दूसरा ओ एफ एफ है ना, ऑफ हो गया, अगेंस्ट है, बिफोर है, आफ्टर है, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, अपोज, डिस्पाइट है, इन स्पाइट ऑफ है, डिस्पाइट है, इन स्पाइट ऑफ है। तो ये जितने भी होते हैं सब ये बेसिक प्रीपोजिशंस के रूप में आते हैं, जिनमें से ये करने में आपको बस समझना है, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। जिनमें से 10 में से 2 क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, 2 है, 3 है, जो भी है। लेकिन ये एडवांस्ड प्रीपोजिशन से इनको लर्न करना पड़ेगा, जिसमें से 10 में से 8 क्वेश्चंस आएंगे। बात क्लियर है? और बेसिक में 2 मार्क्स का आता है 10 में से। तो मैंने आपको ये बेसिक प्रीपोजिशन को क्यों यूज़ करते हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है,
कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक में समझा दी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा इसका यूज़, किस किस तरीके से ये प्रीपोजिशंस के यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू।